कैसे हो आप लोग। आज हम लेके आए हैं जो स्थिर वैद्युतिकी अपन ने पढ़ा था उसका अगला लेशन। ठीक है, आप लोगों ने जो दोनों लेशन वो पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे, इसीलिए आप लोगों ने कमेंट नहीं किए हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था एक चीज़ कि आप लोगों को समझ में आया है तो भी कमेंट करना है और नहीं आया तो भी कमेंट करना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, आगे वाले वीडियो में यानी कि इस वीडियो के अंदर आप लोग कमेंट जाके करेंगे। ठीक है, अब आज वाले वीडियो के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे और उसके भी अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और आज से अपन क्या करेंगे कि कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा जो कि आपको घर से करने हैं। ठीक है, और उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है। क्लियर बात। अब उसके बाद में अगले वाले वीडियो के अंदर उनके मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो आज अपन करते हैं कूलॉम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले एक टॉपिक और कवर करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं अपन विद्युत प्रेरण के द्वारा। किसी बच्चे ने पूछ लिया था कि विद्युत प्रेरण की विधि सर वापस बताइए, तो अपन एक बार वापस देखते हैं। थर्ड विधि जो थी आवेशन की वो थी विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण की विधि क्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि अपन ने आवेशन की विधियों में 3 विधि पढ़ी थी, जिसके अंदर 2 विधि अपन पहले पढ़ चुके थे, ये भी अपन ने पढ़ी थी, इसको दोबारा अपन बता रहे हैं कि तो इसमें बताया था अपन ने ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को बिना टच किए हुए ही उसको आवेशित कर सकते हैं, और यही इसकी खास बात है। यही क्या इसकी खास बात है, यानी कि किसी बॉडी को टच भी नहीं करेंगे अपन और उसको आवेशित कर देंगे। क्लियर बात। ऐसा अपन ने देखा भी है डेली लाइफ के अंदर। हम क्या करते हैं, स्केल को अपन ने रब किया, स्केल को रब करते हैं तो स्केल तो क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब ऐसे अब मैं क्या करता हूँ कि उसको स्केल को अगर मैं कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास में लेके जाता हूँ तो कागज़ के टुकड़े उससे क्या होने लग जाते हैं, चिपकने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये तो सर आवेशित है स्केल तो, लेकिन कागज़ के टुकड़ों को थोड़ी घिसा है अपन ने ऊपर, नहीं ना, इसलिए वो जो हो रहे हैं बिना टच किए हुए ही आवेशित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये कैसे इसका प्रोसेस है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या किया था, अपन एक एग्जाम्पल की हेल्प से किया था। वापस अपन वो एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है अपने पास में कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, स्केल लिया या फिर कोई रॉड ली और उसके ऊपर मैंने धनावेश दे दिया। मान लिया कि अपन ने यहाँ पे धनावेश दिया है और हमें किसी एक बॉडी है जो कि अनचार्ज्ड है, जो कि आवेशित नहीं है, उदासीन है, उसको आवेशित करना है। तो यहाँ पे अपने पास में पड़ी है एक निरावेशित वस्तु, इसको नाम दे दिया अपन ने ए। इसको आवेशित करना है इसकी हेल्प से। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको इसके पास लेके जाता हूँ तो इसके अंदर ये अपन जानते हैं कि ये जो वस्तु किससे मिलकर बनी हुई है, परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। तो परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है, सब परमाणुओं के अंदर जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, जो धनात्मक आवेश है उससे आकर्षित होकर इस साइड में आ जाते हैं। आकर्षण के कारण कोई खींचेगा, क्योंकि ये खींच रहा है उनको इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे और धनात्मक आवेश आ जाता है अपने पास में इस दिशा में। ये हो गया धनात्मक आवेश। अब क्या किया जाता था, इसका रीजन मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो नाभिक होता है वो यहाँ से प्रतिकर्षित होकर इस साइड में चला जाता था। ये अपन ने इसका रीजन बताया था। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही अपन आगे बढ़े तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके बाद वे वाला प्रोसेस क्या बोलता है अपने को, यहाँ पे तो वही रोड अपन ने ली है, धनात्मक आवेश यहाँ पे है अपने पास में धनात्मक आवेश, और ये जो ए गोला है इसके ऊपर यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है और यहाँ पर क्या है, धनात्मक आवेश। तो इसको मैं भू संपर्कित कर देता हूँ, इसको क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। तो भू संपर्कित करने से इसका जो धनावेश है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो अपने पास में ऋणात्मक आवेश है, इसके आकर्षण के कारण यहीं पे रुका रहता है, बंधा रहता है।
ये क्योंकि ये इसको बांध रहा है, इसको खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, यानी कि ये तो यही रहेगा, जबकि धनात्मक आवेश यहाँ आ जाता है। और धनात्मक आवेश नीचे जाने का मतलब भी अपन ने बताया था। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर, जैसे कि मान लिया 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 5 धनात्मक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर क्या होंगे, इसको 0 कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा कि ये जो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे तो ऋणात्मक आवेश और यहाँ पे ये रॉड है और यहाँ पे धनात्मक आवेश है, तो यानी कि ये प्राप्त होता है अपने पास, क्योंकि धनात्मक तो नीचे चला गया। अब जैसे ही मैं इस रॉड को दूर हटा लेता हूँ, इस रॉड को दूर हटा लूँगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एक गोला बचेगा जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। लेकिन ये जो ऋणात्मक आवेश है पूरी सतह पर, क्योंकि अब इसको कोई बांधने वाला है नहीं, इसको पकड़ के खींचने वाला कोई है नहीं, इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो तुम देख रहे हो कि पहले इसके ऊपर आवेश बिल्कुल नहीं था, अब इसके ऊपर आवेश आ जाता है। और यही विधि अपने पास में क्या कहलाती है, विद्युत प्रेरण की विधि कहलाती है। क्लियर बात, ये तो है विद्युत प्रेरण की विधि से किसी निरावेशित वस्तु को, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करना। अब हम देखने वाले हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स अपन देखने वाले हैं, किससे संबंधित, कूलॉम के नियम से संबंधित। ठीक है ना, चलो करते हैं अपन इसके क्वेश्चंस। पूरा अटेंशन यही होना चाहिए। ठीक है, पहले तो अपन ने जो किए थे, जो कूलॉम के नियम के क्वेश्चन, वो थोड़े से नॉर्मल लेवल के थे, तो अब धीरे धीरे इसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अटेंशन भी अपने को और ज़्यादा कर देना चाहिए। वैसे तो जो छोटे क्वेश्चन है वहाँ पे भी अटेंशन उतना ही रखना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो अपन करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन नंबर 1 अपन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने को 1 बता रहा है कि एक गोला है, मान लिया A, इसको आवेशित किया गया है। तो आवेशित करने से इसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम द्रव्यमान की वृद्धि हो जाती है, यानी कि डेल्टा M का मान कितना है, 9.1 नैनोग्राम। क्या बोल रहा है कि अगर हमने क्या किया, एक गोला लिया है, उसको आवेशित किया है, धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित किया होगा, तो यहाँ पे इसका जैसे ही इसको आवेशित करते हैं तो इसके द्रव्यमान में इतनी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो पहला क्वेश्चन तो है इसके अंदर, पहला पॉइंट तो है कि आवेश की प्रकृति बताइए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को बतानी है। ये 2 क्वेश्चन है अपने पास में इसके अंदर। ठीक है बात, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर मैं किसी गोले को आवेशित कर रहा हूं और उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, तो द्रव्यमान में वृद्धि कब होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण करेगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यानी कि आवेश की प्रकृति तो कैसी होगी, बोलो, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या व आवेश भी अपने को ज्ञात करना है। अब अपन बात कर रहे हैं, ये तो पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट ये समझ में आया ना कैसे हुआ, ये कैसे हुआ कि जब इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, अपन ने पढ़ा था कि जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी में जाते हैं तो जिसके अंदर जा रहे हैं, है ना, जो ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर तो ऋणात्मक आवेश आ गया है, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो द्रव्यमान भी तो बढ़ रहा है उसका, भले ही वो थोड़ा सा ही बढ़े, लेकिन कितना द्रव्यमान बढ़ रहा है, 9.1 नैनोग्राम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब यानी कि इसकी प्रकृति तो कैसी होने वाली है, नेगेटिव। अब नेगेटिव होने वाली है तो ये बोल रहा है कि इसका इतना द्रव्यमान बढ़ा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये बात बोली है। तो सेकेंड पॉइंट अपने को निकालना है। तो द्रव्यमान वृद्धि तो कितनी है, डेल्टा M बराबर 9.1 नैनोग्राम, 9.1 नैनोग्राम। अब खुद देखिए आप, मान लेते हैं कि ये वो गोला है जिसको अपन ने आवेशित किया है, कितना भी आवेश आया होगा।
अब इसका जो द्रव्यमान बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 9.1 नैनोग्राम। किसके कारण बढ़ा है? इलेक्ट्रॉन गए हैं उसी के कारण तो बढ़ा है। अरे मान लिया कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन गए, 50 इलेक्ट्रॉन गए, जितने भी इलेक्ट्रॉन गए उन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान ही तो है ये। तो ये जो डेल्टा एम है, जो द्रव्यमान में वृद्धि है, डेल्टा जो एम है वो जो द्रव्यमान में वृद्धि है वो इसके ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर ही तो होगा। देखो क्या बोला मैंने कि इसके ऊपर जो द्रव्यमान बढ़ा वो कितना बढ़ा? 9.1 नैनोग्राम, 9.1 नैनोग्राम। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो द्रव्यमान बढ़ा वो किसके कारण बढ़ा? इलेक्ट्रॉनों के कारण, जितने भी इलेक्ट्रॉन गए उसके कारण। तो मान लिया कि इसके ऊपर n इलेक्ट्रॉन गए, n इलेक्ट्रॉन गए और एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से मैं इसको गुणा कर दूं तो इसके ऊपर पूरी द्रव्यमान वृद्धि निकल जाएगी। मान लेता हूं कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गए तो इसका द्रव्यमान 5 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही तो प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा एम जो वृद्धि होगी, वो जो द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है वो टोटल किसके? इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण हो रही है। इसलिए अपन ने क्या किया? डेल्टा एम बराबर n इंटू में एम ई, n इंटू में एम ई, यानी कि n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक क्या है? एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर बात? तो यहाँ पे डेल्टा एम का मान तो कितना है? 9.1 नैनोग्राम की जगह क्या लिख देता हूँ मैं? 10 की घात माइनस का 9 ग्राम, यानी कि 10 की घात माइनस का 3, क्योंकि केजी में अपने को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आएगा बोलो? यहाँ से आया n, अपने को निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और गुणा me का मान अपन जानते हैं, द्रव्यमान का जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31। तो यहाँ से मैं n का मान निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से देखो 9.1 से तो 9.1 गया, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे बचता है 10 की घात माइनस का 12 और यहाँ पे बचता है n गुणा 10 की घात माइनस का 31। तो यहाँ से ये नीचे जाता है तो n बराबर कितना आएगा? n बराबर कितना आएगा? 10 की घात माइनस का 12 बट्टा 10 की घात माइनस का 31। तो n बराबर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना बचा? 10 की घात प्लस का 19 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? n बराबर 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास में आ जाती है। अब आवेश का मान भी अपने को ज्ञात करना है, आवेश भी अपने को ज्ञात करना है। तो आवेश तो अपन जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है? Ne प्लस माइनस Ne, Q बराबर प्लस माइनस का Ne। किससे आया ये फॉर्मूला बोलो? याद रखो, पहला लेक्चर के अंदर आया था अपने पास में आवेश के क्वांटीकरण से। तो n का मान तो कितना है? 10 की घात 19 गुना इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19 कूलम। तो यहाँ से ये माइनस से माइनस गया, यानी कि Q बराबर कितना आया? 1.6 कूलम। ये आंसर आया। लेकिन ये आंसर कैसा है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपन ने कैसे निकाली है? नेगेटिव। ठीक है ना बात? ये बात समझ में आती है। तो पहला क्वेश्चन तो हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब ऐसे ही अपन दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या बताता है? दूसरा क्वेश्चन अपने को बताता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 1 एंगस्ट्रॉम पे। तो बोल रहा है कि Fe अपॉन में Fg निकालो। Fe अपॉन में Fg, Fe अपॉन में Fg का मतलब क्या हुआ? इन दोनों के मध्य लगने वाले विद्युतीय बल तथा दोनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल, दोनों के मध्य लगने वाले विद्युतीय बल तथा दोनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और यही ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं अपन, देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या निकालते हैं अपन? Fe। अपन जानते हैं कि Fe बट्टा Fg अपन निकाल रहे हैं, डायरेक्ट अपन निकाल रहे हैं Fe अपॉन में Fg। Fe का तो फॉर्मूला होता क्या होता है? K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। जबकि ये कितना होता है? G M1 M2 बट्टे R स्क्वायर।
तो दोनों के बीच की दूरी तो सेम है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, चाहे 1 एंगस्ट्रॉम हो चाहे 2 एंगस्ट्रॉम कितना भी हो। अब के का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान यानी कि प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। जबकि Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में लगा देता हूँ, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ये तो आया के Q1 Q2, ठीक है। अब ये नीचे क्या बच गया अपने पास में, G M1 M2। तो G का मान तो अपने को पता है कि 6.67 गुणा 10 की घात माइनस का 11। अरे सार्वत्रिक नियतांक है ये, जबकि K सार्वत्रिक नहीं है, बदलता रहता है ना। M1 क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन ने पढ़ा था 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 27। जबकि M2 यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 होगा ना ये। तो यहाँ से कुछ चीज़ों को तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मान लिया कि 1.6 से 1.6 कैंसिल, ठीक है कि नहीं। यहाँ से 9 से 9.1 कैंसिल, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ से कितना बचा, यहाँ से तो बचता 1.6, 1.6 और ये आया 10 की घात माइनस का 19 हुआ। ये तो 10 की घात माइनस का 19, ये भी माइनस 19 यानी कि माइनस का 38, और माइनस के 38 में से ये गया 9, तो कितना बचा, 10 की घात कितना बच गया, माइनस का 29, यही बचेगा ना। जबकि ये कितना बचेगा, 6.67 गुणा 10 की घात माइनस का 11 माइनस का 27, माइनस का 27 और माइनस 11 कितना हुआ, माइनस का 38, माइनस का 38 और माइनस का 31 कितना हुआ, 10 की घात माइनस का 69। और यही इसका आंसर है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 1.6 बट्टा 6.67 गुणा, ऊपर इसको लेके जाऊंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 40 बच जाएगा। और यही इसका आंसर है, ठीक है ना बात। तुम चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है बात। तो ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन अपन करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये बोल रहा है कि दो आवेश, जो समान आवेश यानी कि दो समान धनात्मक आवेश, तो यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे भी Q है, परस्पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, परस्पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। नहीं, 5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच में जो लगने वाला जो बल है, प्रतिकर्षण बल है F, वो कितना है, 3.7 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन है। क्या बोल रहा है कि दो गोले रखे हुए हैं, दो समान आवेश हैं, धनात्मक हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि दोनों की जो बीच की दूरी है वो 5 एंगस्ट्रॉम है। तो ये बोल रहा है कि इनके मध्य जो लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो कितना है, 3.7 गुणा 10 की घात 9 है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या कम है, इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या कम है। तो यहाँ पे धनात्मक है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की तो कमी है, वो कितने इलेक्ट्रॉन कम है सामान्य अवस्था से, वही अपने को निकालना है। यानी कि निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन समझ में आता है। चलो एक बार वापस बताते हैं। दो समान गोले, बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम तथा उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो कितना है, 3.7 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन, ठीक है बात। अब इनके ऊपर जो आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश के कारण यहाँ पे क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो वो इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि F गिवन है, गिवन वैल्यूज, गिवन क्या है, F का मान गिवन है
3.7 गुणा 10 की घात माइनस प्लस का 9 न्यूटन, और आर का मान भी दिया हुआ है। आर का मान कितना है 5 एंगस्ट्रोम, और एन का मान अपने को निकालना है। तो कूलॉम का नियम मैं यूज करता हूँ। हम जानते हैं वी नो दैट F बराबर कितना होता है K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, K का F का मान रख देता हूँ। तो F का मान आता है अपने पास में 3.7 गुणा 10 की घात 9 बराबर K का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9। यहाँ पे Q1 का मान कितना आया Q स्क्वायर, Q1 गुणा Q2 कितना आएगा Q स्क्वायर, और यहाँ पे जो बीच की दूरी कितनी है 5 एंगस्ट्रोम है। तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। क्लियर बात। चलो यहाँ पे माइनस का ले लेते हैं एक बार, तो आसानी रहेगी अपने को कैलकुलेट करने में। तो ये आया इतना। तो अब इसको सोल्व करते हैं अपने को। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, Q का मान निकालेंगे। Q का मान निकालने से N का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि Q बराबर कितना होता है N। यहाँ पे दो फंडे लग रहे हैं, पहले तो कूलॉम का नियम भी लग रहा है, कूलॉम जिससे बल वाला फॉर्मूला भी लग रहा है, फिर बाद में आवेश का क्वांटीकरण भी लगेगा। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये तो आया 3.7 गुणा 10 की घात माइनस का 9, और अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ इस वाली चीज़ को, तो ये कितना होगा 9 गुणा 10 की घात 9, और ये ऊपर चला जाएगा इधर, कितना होगा 25 गुणा 10 की घात माइनस का 20 बराबर Q स्क्वायर। अरे यही होगा ना। तो यहाँ से तुम देख रहे हो ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस का 18। तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 25/9, 25/9 गुणा 3.7 गुणा 10 की घात माइनस का 38 बराबर Q स्क्वायर। देख लो तुम 25/9 3.7, और ये 10 की घात माइनस 9 माइनस 20 माइनस का 29 ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 38। तो Q बराबर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 25/9 गुणा 3.7 गुणा कितना आएगा 10 की घात माइनस का 38। तो कुछ चीज़ें तो बाहर निकल रही हैं अपने पास में। इसका तो कितना आएगा 5, ये बट्टे 3, ये आएगा 10 की घात माइनस का 19, 38 का आधा कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 19, और ये बचेगा अपने पास में 3.7। अब देखो ये 4 से कम है, यानी कि आंसर 2 से कम आना है। तो Q का जो मान आया कितना आया 5/3 गुणा 10 की घात माइनस का 19, इसकी जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 1.92 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1.92। तो Q बराबर इसको मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ से, तो ये कितना आएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 19 डिवाइड हो रहा है, 3 का भाग जा रहा है, यहाँ बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ से डिवाइड करके अपन देखते हैं, यहाँ से डिवाइड करेंगे अपन देखेंगे तो 19 ये है, तो डिवाइड किया अपन ने 3 से, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 3 से अपन डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, 1 इधर 4, अरे इतना ही आएगा ना। चलो इतना आ गया 6.4, यानी कि 0.64। ये कितनी आई वैल्यू अपने पास में 0.64, तो यहाँ पे आई 0.64। इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा यहाँ से 2, तो 30 और 2 32, ये कितना आएगा 32 गुणा 10 की घात, ये कितना आएगा 0 32, और ये आएगा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19। तो कितना आया Q की वैल्यू आई है अपने पास में। Q की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलॉम। ये आंसर आ जाता है आवेश का मान। लेकिन अपने को निकालना क्या है N का मान। तो हम जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है NE,
तो n बराबर q बटे e। तो q का मान है अपने पास में 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। माइनस का 19 से माइनस 19 कैंसिल और ये चला गया 2, यानी कि n का मान कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। आंसर कितना आएगा, n का वैल्यू आएगी अपने पास में 2, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है इसमें और इसमें, और कितनी है 2 की कमी। क्लियर बात। तो ये हो जाता है अपने पास में इसके कुछ क्वेश्चंस। चलो आगे अपन एक और कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर बाद में उसके भी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पराविद्युतांक। क्या पढ़ने वाले हैं, पराविद्युतांक। अब कूलॉम का जो नियम अपन ने बताया है ना, तो उसके अंदर कूलॉम का जो नियम अपन ने बताया तो उसके अंदर कुछ बातें अपन ने बताई थी, और उन बातों के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि ये जो बल है, कूलॉम का जो बल है दोनों आवेशों के मध्य जो लग रहा है ना, ये माध्यम पर निर्भर करता है। किस में निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करेगा। यानी कि अभी तक जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, निर्वात में। किसमें, निर्वात में रखे हुए हैं दोनों आवेश, या फिर वायु में। निर्वात और वायु ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, इसलिए निर्वात या वायु अपन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको माध्यम में रख दिया जाए, जैसे कि मान लो कि Q1 है यहाँ पे आवेश और यहाँ पे आवेश है मान लिया कि Q1 आवेश यहाँ है और Q2 आवेश यहाँ है और बीच की दूरी है r। इनके बीच लगने वाला बल है F। इनके बीच लगने वाला बल है F। अगर इसी चीज़ को, ये निर्वात में रखे हुए हैं, यदि इसी चीज़ को अगर मैं किस में लेके चला जाऊँ, माध्यम में, किस में लेके चला जाऊँ, माध्यम में, यानी कि जल के अंदर लेके चला जाऊँ, बाकी चीज़ चेंज नहीं हो रही, आवेश का भी मान नहीं बदल रहा है, बीच की दूरी भी नहीं बदल रहा हूँ मैं। अगर इसको माध्यम में लेके चला जाऊँ, किसमें, जल में के अंदर लेके चले जाएं, ग्लिसरीन के अंदर, किसी भी माध्यम के अंदर लेके चले जाएं, तो इसके बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो पराविद्युतांक यही चीज बताएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, पराविद्युतांक पढ़ने वाले हैं। पराविद्युतांक। तो पराविद्युतांक क्या होता है, इसको एप्सिलॉन r से दर्शाते हैं, एप्सिलॉन r। तो ये क्या बताता है, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल बटा माध्यम में आवेशों के मध्य बल। यानी कि निर्वात में, यानी कि जब निर्वात में है दोनों आवेश तो उनके मध्य बल बट्टा माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात ही क्या कहलाता है, पराविद्युतांक कहलाता है, ठीक है। यानी कि एप्सिलॉन जो r है वो क्या है, निर्वात के मध्य बल तो मैंने मान लिया F है, F मान लिया, तथा माध्यम के मध्य मैंने मान लिया Fm। क्या मान लिया, Fm। जहाँ पे जो F का मान है, जहाँ पे जो F का मान है, F का मान तो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आएगा यहाँ पे क्योंकि निर्वात में है, निर्वात के लिए निर्वात की विद्युतशीलता ये आएगा Q1 Q2 बटे r² बट्टा माध्यम में जो बल आएगा वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। माध्यम की विद्युतशीलता लेनी पड़ेगी, ये आएगा Q1 Q2 बटे r²। ध्यान रखने वाली बात क्या है, एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट है अपने पास में निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, जबकि एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ से ये तो कैंसिल, 1/4 पाई से 1/4 पाई भी कैंसिल, यानी कि एप्सिलॉन r जो आएगा तो कितना आएगा,
ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा। ठीक है, और यही क्या है अपने पास में पराविद्युतांक है। अब आप बोलोगे कि सर इसकी ज़रूरत क्या है ना, हम क्या करते हैं पहले बल इसमें निकाल लेते, बाद में इसमें निकाल लेते, है ना, निकाल सकते थे अपन ऐसा भी, लेकिन बार बार अपन यही काम थोड़ी नहीं करते रहेंगे। तो टाइम बचाने के लिए क्या किया, डायरेक्ट ही बता दिया कि निर्वात की अपेक्षा इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट एक बार किया और हमेशा के लिए अपना पास में सॉल्यूशन उसका मिल गया। यानी कि मतलब क्या है, निर्वात या वायु में दोनों आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बल का जो अनुपात है उसे ही अपन क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक बोलेंगे। इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जाता है तथा विशिष्ट परावैद्युतता भी कहा जाता है। दोनों क्या बोला जाता है इसको, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर विशिष्ट परावैद्युतता भी कहा जाता है। अब बात देखते हैं इसका मात्रक की। मात्रक क्या होगा इसका, क्योंकि आवेशों के मध्य बल तथा निर्वात में बल तथा माध्यम में बल दोनों का न्यूटन अपॉन में न्यूटन, यानी कि मात्रकहीन है। क्या है, मात्रकहीन। मात्रकहीन है तो क्या है, विमाहीन भी है। अरे ये तो पढ़ा ही है ना, मात्रकहीन और विमाहीन राशियां, मात्रकहीन और विमाहीन राशि। तो इससे एक बात पता चल गई। और एक चीज ये है कि एप्सिलॉन जो आर है हमेशा एक से तो बड़ा ही होगा। एप्सिलॉन आर क्या होगा, एक से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि निर्वात में जो हमेशा बल लगता है वो हमेशा ज़्यादा लगता है माध्यम की तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता मैंने बताया था कि माध्यम में से जितने जो आवेश जा सकते हैं उसकी क्षमता, और ये क्या है, निर्वात में से जितने आवेश जा सकते हैं उसकी क्षमता। यही तो होता है, यानी कि माध्यम में से ज़्यादा जाएंगे इलेक्ट्रॉन या फिर हवा में ज़्यादा जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ से जाएंगे, माध्यम में से, यानी कि ये माध्यम में हमेशा ज़्यादा होंगे निर्वात से। तो कोई सा भी माध्यम ले लेंगे लेकिन निर्वात से तो वो ज़्यादा ही होगा, यानी कि ये ज़्यादा है और ये कम है, यानी कि एप्सिलॉन आर का मान हमेशा क्या आएगा, एक से ज़्यादा आएगा। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आएगी हमेशा एक से ज़्यादा। क्लियर बात, एक चीज़ समझ में आ गई है। अब इस रिजल्ट को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से एक और चीज़ निकल के आ रही है इस चीज़ से। ये क्या आया, एप्सिलॉन आर बराबर एफ अपॉन में एफ एम, एफ अपॉन में एफ एम, यानी कि एफ एम बराबर क्या आएगा, एफ अपॉन में एप्सिलॉन आर, एफ एम बराबर एफ अपॉन में एप्सिलॉन आर, यानी कि माध्यम में जो बल लगेगा, माध्यम में जो बल लगेगा वो निर्वात में लगने वाले बल के 1/एप्सिलॉन आर गुना होगा। क्या होगा, 1/एप्सिलॉन आर गुना, और इसकी वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, माध्यम का बल इसका मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका मान क्या होगा, ज़्यादा। देखो तुम समझ रहे, क्या हुआ, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, एक से ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो माध्यम में जो लगने वाला बल है वो क्या है, निर्वात में लगने वाले बल के 1/एप्सिलॉन आर गुना है। तो F/एप्सिलॉन आर, अब इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा है तो Fm की वैल्यू तो क्या होगी, थोड़ी कमी होगी ना। यानी कि क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो आवेशों के मध्य दो आवेश निर्वात में रखे हैं तो उनके मध्य बल, तथा अगर इन्हीं दोनों आवेशों को अगर मैं माध्यम में ले जाऊं तो उनके मध्य बल तो ज़्यादा कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा होगा ज़्यादा, निर्वात में ज़्यादा लगता है बल, जबकि माध्यम में क्या लगेगा, कम लगेगा। इस फॉर्मूले से अपने को पता चलता है। इससे डायरेक्ट अपन क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली क्या पूछे जाते हैं, यानी कि बोल दिया जाता है कि दो आवेश हैं, उनके मध्य जो निर्वात में इतना बल लग रहा है तो इस माध्यम में इसका बल ज्ञात कीजिए। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके ये निकाल सकते हैं। अपने को वापस एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों गोलों को पहले अंदर लेके गए फिर बाहर लेके गए, ऐसे तो पूरा दिन चला जाएगा अपना। तो यानी कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया अपने पास में, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ कि माध्यम के अंदर जो बल का मान निकाल सकता हूँ। क्लियर है ना बात। चलो आगे देखते हैं। अब एप्सिलॉन आर का जो मान है वो कुछ के लिए अपने को याद रखना पड़ता है कि कुछ माध्यम के लिए, माध्यम तो बहुत सारे है ना, जल माध्यम है,
क्या नाम ग्लिसरीन माध्यम है, हवा माध्यम है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ कोई सॉलिड ले लिया, कोई चालक ले लिया, ये सब माध्यम है। तो सबका तो अलग अलग अपन याद रख सकते नहीं हैं। निर्वात तो एक है तो निर्वात का तो अपने को याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं जिसका भी अपने को याद रखना है, किसका मान, एप्सिलॉन आर, परावैद्युतांक का मान, जिससे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। यानी कि 2-3 चीज़ों के अपने को याद रखने हैं परावैद्युतांक के मान, ठीक है ना। चलो देखते हैं वो कौन कौन से अपने को ध्यान में रहने चाहिए। वैसे ध्यान में रह जाते हैं क्योंकि काम में ही अपन इतना लेंगे उनको। अगर किसी चीज़ को बार बार में अपन काम में लेते हैं तो वो अपने को याद रह जाती है, अपन जानते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक सारणी बना लेते हैं इसके लिए। सारणी अपन बना लेते हैं। यहाँ पे तो क्या ले लिया अपन ने, माध्यम ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक तो पहला माध्यम मैं ले लेता हूँ हवा। हवा, ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में बल बटा माध्यम में बल। हवा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.0059, यानी कि लगभग 1 के बराबर ही होता है। क्यों, क्योंकि क्यों अपन जानते हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर कितना आया, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर ही होती है वायु की विद्युतशीलता लगभग, यानी कि ये बराबर आता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.0059। और दूसरा है निर्वात। निर्वात के लिए ये जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो निर्वात आना ही आना है हमेशा, यहाँ पे भी ऊपर भी निर्वात हो गया तो निर्वात बट्टे निर्वात तो कितना हुआ, कैंसिल हो गया। यानी कि यहाँ पे भी एप्सिलॉन नोट और यहाँ पे भी एप्सिलॉन नोट, क्योंकि माध्यम इस पर क्या ले लिया निर्वात, तो माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा क्या हुआ, निर्वात की विद्युतशीलता, और ऊपर माध्यम भी कौन सा है, निर्वात है, तो यानी कि निर्वात बट्टे निर्वात कितना आ गया 1। थर्ड पॉइंट, ठीक है, हवा और निर्वात ऑलमोस्ट बराबर अपन ने लिखा भी है हवा या निर्वात में। थर्ड है अपने पास में अशुद्ध जल। अशुद्ध जल जो कि नॉर्मली अपन लेते हैं उसके लिए होता है 81। फोर्थ पॉइंट है शुद्ध जल। शुद्ध जल के लिए होता है ये 80। फिफ्थ पॉइंट है कोई भी चालक है, चालक मतलब लोहा चांदी जो भी धातुएं हैं उनके लिए, उसके लिए इसका मान कितना होता है अनंत। कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है ना बात। तो ये अपने को कुछ ध्यान रखने हैं, ये परावैद्युतांक के मान है कुछ माध्यम के लिए, और भी बहुत सारे माध्यम है लेकिन सभी माध्यमों के लिए अपन याद नहीं रख सकते, ज़्यादा काम में भी नहीं आते। अगर किसी का माध्यम दूसरा दे रखा है तो अपने को परावैद्युतांक का मान भी देगा। क्लियर है बात। चलो ये अपने पास में हो गया, और इनके अपने को थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। वैसे मैंने बताया कि ध्यान रह जाता है क्योंकि अपन इसको काम में ही इतना लेने वाले हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, देखना आप चुटकियों में सोल्व कर डालोगे इसको। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बोला गया है कि मान लिया अपने पास में दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, बीच की दूरी R है। इन दोनों के जो मध्य लगने वाला बल है वो कितना है, 18 न्यूटन है। 18 न्यूटन है। यदि एप्सिलॉन R 6 यानी कि एक एप्सिलॉन R 6 यानी कि कोई 6 परावैद्युतांक का एक माध्यम इन दोनों के मध्य रख दिया जाता है, तो बल ज्ञात कीजिए। तो Fm ज्ञात कीजिए।
सिंपल है ना क्वेश्चन। क्या बोला कि दो आवेश हैं अपने पास में Q1 और Q2 और उनके मध्य जो लगने वाला बल कितना 18 न्यूटन है और एप्सिलॉन आर बराबर कितना है 6। तो Fm बराबर का मान अपने को ज्ञात करना है, यानी कि माध्यम में कितना बल लगेगा वो अपने को देखना है। एक चीज़ तो अपने को पता है, ध्यान रखना है हमेशा इस बात को कि Fm का जो मान है वो F से तो क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो हम जानते हैं कि Fm बराबर कितना है, F अपॉन में कितना होता है एप्सिलॉन आर। तो Fm बराबर F अपॉन में एप्सिलॉन आर आता है, तो ये आया 18/6। तो Fm का मान कितना आएगा, बोलो Fm का मान कितना आएगा 3 न्यूटन। कितना जाएगा 3 न्यूटन, यानी कि पहले अगर ये जो बल 18 न्यूटन लग रहा था तो अब कितना लगेगा, सिर्फ 3 न्यूटन बल लगेगा। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ 2 या 3 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को घर से करके लेके आने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो है अपने पास, यानी पहला क्वेश्चन है, दो चालक गोले हैं, दो आवेश हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी क्या मान लिया अपन ने 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और उनके जो मध्य लगने वाला बल है वो मान लिया 20 न्यूटन है। क्या लगने वाला बल है 20 न्यूटन। यदि इनके मध्य कोई चालक रख दिया जाए, भर दिया जाए, तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। क्या करना है, इनके मध्य लगने वाला जो बल है उनका मान ज्ञात करना है। दो आवेश है Q1 और Q2, उनके मध्य जो लगने वाला बल है 20 न्यूटन है। यदि इन दोनों के मध्य कोई चालक पदार्थ रख दिया जाए तो इनके मध्य लगने वाला बल अपने को ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, अगला क्वेश्चन है, किसी एक चालक गोले को, किसी एक वस्तु है, ठीक है, उसको धनात्मक आवेश Q बराबर 4.8 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलॉम तक आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो बताइए इसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। इसको धनात्मक आवेश इतना दिया तो उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। सिंपल सी बात है, धनात्मक आवेश दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो वही इलेक्ट्रॉनों की कमी अपने को ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ये दे रखे हैं मैंने नोट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको फिर से करके लेके आना है, 2 क्वेश्चन अपन ने दे दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, अगला क्वेश्चन अपने पास में 2 आवेश हैं Q1 और Q2, समान आवेश हैं, 2 समान आवेश हैं, उनके मध्य जो लगने वाला बल है, इनके दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 3 मीटर की दूरी है, तथा उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो कितना है, 1.6 न्यूटन है। ठीक है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गोले पर आवेश का मान कितना है वो आप लोगों को ज्ञात करना है। क्लियर है ना बात। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनके सॉल्यूशन करके इनका जो आंसर है आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में मैं कल इनके सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप लोग देखोगे तो आप लोग अपने आंसर को मैच कर सकते हो और कमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है ना। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।